लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो लाइक सॉल्वेंट विल डिजॉल्व लाइक कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब समझो दैट इट हैज़ आयन सेपरेटेड, लाइक सेपरेटेड चार्जेस हैं। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दोनों मर्ज नहीं है एक दूसरे के साथ, ये अलग अलग है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो पोलैरिटीज़, दो पोल्स क्रिएट हो गए ना यहाँ पे। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे ये पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ठीक है। इस तरीके से समझो, दो पोल क्रिएट हो गए तो ये पोलर बॉन्ड हो गया। और जिस कंपाउंड के अंदर ऐसे आयंस हो या ऐसे बॉन्ड्स हो उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स, या जिन सॉल्वेंट्स के अंदर ऐसा कुछ सेपरेशन हो चार्ज का, उनको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो लिखो सिंस आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, since ionic compounds are polar and solubility follows like dissolves like principle, and solubility follows like dissolves like principle, ionic compounds are readily soluble in polar solvents, readily soluble in polar solvents, ठीक है। Got it? This is because, ठीक है, इसको लिख लो, या फिर पोलर सॉल्वेंट या हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वो देखते हैं। पोलर सॉल्वेंट हो या हाई डाइलेक्ट्रिक वाला कांस्टेंट हो, ठीक है। ये हाई डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? ठीक, जैसे Na+ है और Cl- है। मैं दूर इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर मान लो इसके बीच में कुछ और आ सके तो क्या करेगा, ये यही समझो कि कोई भी सॉल्वेंट होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा ना, वो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको वीकन कर देता है, और वीकन कर देगा तो इनको टूटना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा तुमने कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर एंड लाइक डिजॉल्व्स एंड solubility follows like dissolves like principle, hence ionic compounds are soluble in, readily soluble in polar solvents which have, लिख लो, which have high dielectric constant, तो ये जो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका क्या लेना देना है, अब वो एक टर्म है सॉल्वेशन एनर्जी, उससे समझते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? गॉट इट? कितना अच्छा, पहले इसको लिखने से पहले सिर्फ इतना लिखना, हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द solvent, higher dielectric constant of the solvent means that it can decrease the attraction between the ions of an ionic compound, the attraction between the ions of an ionic compound, hence it becomes easier for to break this ionic crystal lattice, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ समझो कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, तो लिखो सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ओ बाबा यहाँ जाओ, ये रहो, ठीक है। अगर हम इसको लगा डाला तो लाइफ जिंदा डाला, ठीक है भाई। यहाँ पर बात करते हैं तुम्हारी सॉल्वेशन की और हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है। तो एक प्रोसेस तुम्हारे सामने मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, होपफुली यू विल गेट द होल जिस्ट ऑफ इट, ठीक है। लेट्स से NaCl की मैं बात करता हूँ। NaCl में यू विल हैव ऐसे Na+Cl- आयंस इस तरीके से स्टैक होंगे। भाई 3 डायमेंशनली नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसे सिर्फ 2 डायमेंशनली दिखा पाऊँ। यहाँ पर जहाँ पर ये एक दूसरे को काइंड ऑफ ओवरलैप कर रहे हैं वो मत दिखाना, टच कर रहे हैं बस इतना दिखाना, क्योंकि इतना प्रिसाइसली नहीं बना पा रहा हूँ। इसमें Na+ को मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, Cl- को नेगेटिव से, ऐसा कुछ होगा, ठीक है जी। अब मैं इसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डाला, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा H2O की, H और O, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो O की तरफ शिफ्टेड होगा। इस वाले बॉन्ड का भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा O की तरफ शिफ्टेड होगा। तो O पे हम कह सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और हम कह सकते हैं इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो इसमें भी एक पोल नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल बन गया, हालांकि 2 हैं, बट देन अगेन लेट मी टेक 1, ठीक है। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरीके से एक, बस मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने में आसानी हो।
तो ये सॉरी ये नेगेटिव, ये O वाला पार्ट हो गया और ये H वाला पार्ट हो गया। गॉट इट? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो, जब मैंने इस क्रिस्टल को पानी में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डुबो दिया, अभी मैंने पानी से लेकर कोई एग्जाम्पल इसका देने वाला हूँ, लेकिन एक जेनरिक अप्रोच लेके चलते हैं पहले कि अगर यहाँ पर इस क्रिस्टल को मैंने पानी में डुबोया तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, दिस विल बी सराउंडेड बाय कंप्लीटली बाय दीज पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। तुम इसमें और भी आगे बना सकते हो यार, पूरा पूरा इतना सब नहीं बनाते, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये प्लस माइनस करके ये सारे के सारे फैले हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर कहाँ गए, ये नेगेटिव साइड वाला जो है, नेगेटिव साइड वाला पोल का नेगेटिव साइड इस पर आके लगेगा, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज है उस पर पॉजिटिव साइड वाला लगेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो तुम देख रहे हो कि ये जो कोई भी आयन है इसके अराउंड ये आने लगे हैं। अब तुम कह सकते हो कि सर ये आ तो रहे हैं अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं बन रहा है, ये कोई बोनाफाइड बॉन्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्ट होकर, एक दूसरे के पास आ रहे हैं अट्रैक्ट होकर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू टू दिस अट्रैक्शन देयर विल बी सम लोअरिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो डेफिनेटली ये स्टेबलाइज होगा, वो अलग बात है, लेकिन एनर्जी रिलीज होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रहेगा, ठीक है जी। एनर्जी रिलीज होगी, तुम जिसमें भी देखो एनर्जी रिलीज होगी इसी तरीके से। एक मिनट रुको, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये टूटेगा कैसे, देखो भाई जब बना था तो एनर्जी रिलीज हुई थी, तो क्या थी, लैटिस एनर्जी थी। अब टूटेगा तो उसको लैटिस एनर्जी जितनी एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो जिससे बनाते वक्त जो एनर्जी, मैंने पहले भी बोला था, जब बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे तोड़ते वक्त वही एनर्जी देनी भी पड़ेगी। गॉट इट? तो यहाँ पर अगर हमें इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो हमें इसको इस लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पर अब एनर्जी धीमे धीमे रिलीज़ हो रही है, धीमे धीमे रिलीज़ होगी तो ये थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू करेगा। अगर टूटना शुरू करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो आयंस हैं ये थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा ये एक दूसरे से दूर जाने लगे हैं, ठीक है। अब अगर ये थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकन हो रहा है ना, वो वीकन हो रहा है, और साथ साथ इसमें इन आयंस को और भी जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इनको सराउंड किए पड़े हैं, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव के उसमें माइनस 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 माइनस। तुम ये मत कहना कि सर एक तो आपने एक ही जगह माइनस लिखा, मैं दिस इज़ व्हाट आई मीन, पोलर है ना, दो पोल्स होंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर भी अगर तुम देखो तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो आर वी क्लियर, माइनस। अब तुम ये मत कहना कि सर सिर्फ प्लस वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, माइनस वाले पे कम है, वो तो ये समझो कि इस तरफ ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर मान लो मैं इस तरफ यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड करते बनाऊँगा तो तुम देखो ना ये इस वाले पे भी ज़्यादा आ गया, हाँ है ना, क्लियर होगी ये बात। तो ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ बनाने के लिए एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि जो हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, गॉट इट। तो तुम देख रहे हो कि धीमे धीमे टूट रहा है और मोर एंड मोर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज आयंस, और जितने नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स इन आयंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो तुम देख रहे हो कि इस प्रोसेस में जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, धीमे 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 ये दूर जाते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनसे अटैच होते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती जा रही है। तो जो लैटिस एनर्जी थी उसके जितनी एनर्जी अगर इसे मिल जाए तो ये टूट जाएगा, है ना। तो अब ऐसे करते करते मान लो एक पॉइंट आया कि जब लैटिस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी इसको मिल गई तो ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक इनटू टू सेपरेट आयंस। अब इनके बीच में कोई वो नहीं है, इनके बीच में देयर इज़ नो अट्रैक्शन, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अब इस यहाँ पे पूरी तरीके से
ठीक है जी। ये सारे के सारे सराउंडेड हो चुके हैं, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी तरफ नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वाली पूंछ रहेगी, और इस तरफ पॉजिटिव वाली पूंछ रहेगी। यहाँ पर पॉजिटिव वाली पूंछ इधर रहेगी। अब ये इंडिपेंडेंटली बिहेव कर सकते हैं विदाउट लाइक नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। और ये हम कहेंगे यहाँ पर, इनको हम कह सकते हैं दे आर हाइड्रेटेड आयंस विच बिहेव इंडिपेंडेंटली, है ना। तो अगर मान लो इस टाइम पे मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी लगा दूँ तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा, तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ। गॉट इट, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया। धीमे धीमे इसमें एनर्जी रिलीज होती रही और एक पॉइंट पे आके उस एनर्जी ने लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर लिया, तो लैटिस एनर्जी मिल गई, तो ये टूट गया कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है। और ये जो पूरी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है इस पॉइंट से लेकर, मतलब घुलने, शुरुआत में घुलने से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ये एनर्जी कहलाती है तुम्हारी हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इस प्रोसेस को थ्रू एन इक्वेशन, तो आई कैन डू दिस। एक्वस, या इस केस में एक्वस लिख रहा हूँ, हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड कह सकते हैं। अब ये सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड का मतलब क्या है वो बता देते हैं भाई। अगर मान लो H2O इज़ दी, अगर H2O इज़ दी सॉल्वेंट, तब इसको हम हाइड्रेटेड कहेंगे, जो एनर्जी निकलेगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, और ये आयंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर के जगह और कोई पोलर सॉल्वेंट हो, जैसे NH3 अमोनिया, ठीक है, तो तब हम इसको हाइड्रेटेड नहीं कह सकते। इसके लिए जेनरिक टर्म यूज़ कर सकते हैं कि ये आयन सॉल्वेटेड हो गए और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सॉल्वेशन एनर्जी है, ठीक है। क्लियर हो गया, पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ, कूल। तो लिखो इसमें सॉल्वेशन ऑफ और हाइड्रेशन एनर्जी HE, ठीक है, लिखो। व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, it is completely surrounded by water molecules. It is completely surrounded by water molecules. The phenomena of interaction between compound slash ion, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करेगा, तो लिखो द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंपाउंड स्लैश आयन and the solvent molecules is known as solvation, और ब्रैकेट में लिख लेना hydration in case of H2O, bracket close, and the energy released in this process is called hydration energy, ठीक है। सॉल्वेशन कह सकते हो या डेल्टा H हाइड्रेशन कह सकते हो, और ये हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है जी, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक है। और जब सॉल्वेशन एनर्जी लिखोगे उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ वाटर, या H2O, जो तुम्हें लिखना हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है जी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, देयर आर 3 फैक्टर्स मेनली। फर्स्ट इज योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो लिक्विड उतने ही जल्दी किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देगा। तो ये काम कैसे करता है इसको देखो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा, ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, लेट्स से वी हैव दीज 2 प्लेट्स, ये बहुत थिन प्लेट्स हैं, हाँ बहुत ही थिन प्लेट्स हैं, लेट्स से इतना ही थिन मान लेते हैं, चलो ये थिन प्लेट्स है तुम्हारे पास। इस प्लेट को मैंने किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो हालांकि जो मैंने KQ1 Q2/R² बताया था वो एक पॉइंट चार्जेस के बीच में है, बट देयर विल बी सम चार्ज बिटवीन देम, देयर विल बी सम अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इधर, इसको ब्लू से नहीं ब्लैक से, रेड से नहीं ब्लैक से बनाते हैं। ये किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इधर, है ना, और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब एक जो चीज़ बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड में आएगा, तुम्हारे 12th की जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे आएगा। लेकिन उतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक। अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, जैसे KQ1 Q2/R², जो हमने ये अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला फोर्स की बात की थी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमारा बात करते हैं, तो वो पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है और वैक्यूम में होता है। तो अज्यूमिंग कि इनके बीच में वैक्यूम है ना, तो कुछ फोर्स F लग रहा होगा इनके बीच में। मान लो कि मैं एक ऐसा
मटेरियल इनके बीच में डाल देता हूँ, ऐसा मटेरियल इनके बीच में डाल देता हूँ जो कि पोलराइज हो सकता है, जैसे वाटर है, वाटर भी पोलराइज हो सकता है, वैसे ही एक कोई मटेरियल मैं इनके बीच में डाल दूँ जो कि पोलराइज हो सकता है। तो अब तुम देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मटेरियल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो ये वाले फेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, हाँ है ना। अब ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इस सब्सटेंस की इस फेस को कि पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको ले आएगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे सारे के सारे, हाँ है ना। क्लियर है। अब क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ है ना। भाई ये जो ग्रीन वाला मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये पोलर है, इसके दो एंड्स, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। अब इसके बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके बीच में आ गया तो क्या होगा, ये फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स तो करेंगे नहीं, ऐड तो होंगे नहीं, बेसिकली एक दूसरे को कम करेंगे। ये यूँ कह लो कि ये वाला फोर्स जो होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में है, वो ज़्यादा होगा, और इसके बीच में जो होगा, मतलब इसके इस डायरेक्शन में कम होगा, है ना। तो अगर मैं इसको E1 मानता हूँ, कौन सा, जो ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये E1 है और जो ग्रीन वाला है वो E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 माइनस E2, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब तुम देख सकते हो कि इस पोलर सब्सटेंस को इस बीच में डाल के मैंने क्या कर दिया, मैंने इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिया। और अगर उसी को मैं फोर्स के टर्म्स में कहूँगा, तो इस सब्सटेंस को इन दो प्लेट्स के बीच में डालने की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना। क्लियर होगी बात, सिंपल सी बात है। दोबारा से बोल रहा हूँ, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा, वो कितना भी हो सकता है। मैं क्वांटिटी या मैं उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, बट इट विल बी देयर, इट्स क्लियर, वी आर क्लियर अबाउट इट। देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमने कोई एक दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला सब्सटेंस, इसकी ये वॉल जो होगी नेगेटिव हो जाएगी, ये वॉल पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा विच विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में दोनों में देयर विल बी, दीज आर ऑपोजिट, ठीक, दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से अगर तुम देखो कि इनके बीच में फोर्स जो होगा वो भी कम हो चुका होगा। गॉट दिस, ठीक है। तो इसको बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं कहूँ, ये जो F है, ठीक है, F क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक है। मान लो ऐसे दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F जो पहले था वो था K Q1 Q2 अपॉन R², जब ये था नहीं। अब जब मैंने ये डाल दिया तो नेट कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आता है 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन R, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब पहले जो फोर्स था वो इतना था, ओरिजिनली इतना था। जब हमने ये डाल दिया, ये कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक सब्सटेंस डाल दिया, तो फोर्स जो हो गया वो टोटल ये हो गया। यहाँ पे जो एप्सिलॉन R तुम देख रहे हो, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फोर्स कम करता है। यहाँ पर हमने एक लाइव एग्जांपल देखा और एक काइंड ऑफ एक लेवल तक कैलकुलेट कर लिया कि वो किस लेवल तक उसको डिक्रीज कर सकता है यार, ठीक है। तो इसमें लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, यहाँ पे ऑफ अ सॉल्वेंट लिख लेना, इसमें लिखो व्हेन अ सब्सटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, ये एप्सिलॉन होता है, ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। देखो व्हेन a substance of dielectric constant epsilon R is put between 2 point charges Q1 Q2, is put between 2 point charges Q1 Q2, the net force decreases to this, the net force decreases to this। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको अगर तुम्हें लिखना हो तो बेटा इसमें मैं इसको आई एम नॉट डिक्टेटिंग, इसमें बस इतना ही है कि दो प्लेट्स थी जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, अभी हम उनके बीच में F फोर्स था और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब हमने एक ग्रीन सा ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया, ग्रीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, तुम लिखना मत कि ग्रीन है ना, एक ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है,
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीज्ड, हेंस द नेट फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीज। तो ये सिर्फ उसको बताने के लिए था, ये लाइव एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अभी नेट फोर्स कितना आ गया, एप्सिलॉन, ये आ गया। अब इसमें लिख लो एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट which weakens the force between the oppositely charged ions, which weakens the force between the oppositely charged ions, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो 1/एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा, 1/एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा और 1-1/एप्सिलॉन आर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो जो फोर्स, भाई ये पहले था, अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गलती की है, हाँ ये पहले था, ये बाद में है, तो ये चेंज, अच्छा ठीक है, बाद में वाला फोर्स है इतना है, ठीक है, दिस इज द फोर्स, और जो चेंज इन फोर्स है वो कितना है, के 1-1/एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो चेंज इन फोर्स या डिक्रीज इन फोर्स कह लो, डिक्रीज इन फोर्स, डिक्रीज इन फोर्स कितना है ये। तो अगर डिक्रीज इन फोर्स बढ़ रहा है, अगर फोर्स या यूँ कह लो कि फोर्स इज गेटिंग डिक्रीज, दैट इज अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट, अगर फोर्स कम हो रहा है उनके बीच में तो इट इज़ ईजियर टू सेपरेट देम नाउ, उनको सेपरेट करना ईजियर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा वो किसी भी आयनिक सॉलिड के आयंस को आसानी से या उनके बीच के फोर्स को वीकन कर देगा, उस वीकनिंग की वजह से उनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा, इस वजह से उनका हाइड्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। या ये बेसिकली हाइड्रेशन का ही पार्ट है, तो हाइड्रेशन अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट अगर हाई है तो हाइड्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें अगर ये ज़्यादा है तो डिक्रीज इन फोर्स बिटवीन द आयंस इज हाई, अगर ये हाई है तो ये हाई हो जाएगा, देयरफॉर फोर्स बिटवीन द आयंस इन सॉल्वेटेड स्टेट, जब वो सॉल्वेट हो गए मतलब पानी में डाल दिए गए या किसी और लिक्विड में डाल दिए गए, तो उस वक्त उनके बीच में फोर्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, देयरफॉर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज, या इट बिकेम ईजियर, ऐसे लिख सकते हो, इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस, इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस एंड दैट्स वाई जो हम लिख रहे हैं वो है, ठीक है, इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। तो दैट्स वाई हाइड्रेशन विल ऑलवेज बी मोर, हाइड्रेशन विल ऑलवेज बी मोर। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इसमें एग्जांपल देखते हैं, वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, लेट्स से तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है, मैं NaCl डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो NaCl प्लस ए या बी या सी या डी, मतलब 4 केसेस हो सकते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 80 है, इसका 35 है, इसका 46 है और इसका 65 है, ठीक है। ये ध्यान रखना 80 जो होता है वाटर का होता है और वाटर का वन ऑफ द हाईएस्ट है, ठीक है, इसलिए H2O इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स फॉर डिसॉल्विंग आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर तुम देखो इसमें एप्सिलॉन आर किसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, कैसे होगी वो देखेंगे बेटा, ठीक है। तो NaCl में सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl की मैं बात करूँ वो किस में ज़्यादा होगी, जिसका एप्सिलॉन आर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एप्सिलॉन आर अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा है, अगर एप्सिलॉन आर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो इस केस में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, तो ए सबसे ज़्यादा, फिर डी सबसे ज़्यादा, फिर सी सबसे ज़्यादा, फिर बी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा भाई, है ना, ये पर्टिकुलर चीज़ एकदम से नहीं आएगी समझ में, क्योंकि तुम्हारा इसका बेस ही नहीं है, ठीक। बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही जान लो अभी के लिए, जब 12th में तुम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर देखोगे फिजिक्स में, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी सब चीज़ें, ठीक। नाउ चार्ज ऑन द आयंस, सेकंड इज चार्ज ऑन द आयंस। अब ये चार्ज ऑन द आयंस का क्या फंडा है, देखो भाई, अगर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लो M+ है और M डैश कर लेते हैं, M-2+ है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, हाइड्रेशन जो लैटिस एनर्जी होती है हमेशा दोनों की एक साथ बताई जाती है, क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैटिस व्हिच कंटेन्स बोथ द आयन साइमल्टेनियसली, मतलब वो क्रिस्टल लैटिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, दोनों के दोनों की होने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल आयन के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है,
जैसे NaCl है तो Na प्लस की का हाइड्रेशन अलग होगा, Cl माइनस का हाइड्रेशन अलग होगा। Na प्लस के लिए जो हाइड्रेशन Na प्लस के हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू Cl माइनस के हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलेगी। ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात? तो इसमें जब भी हम बात करेंगे तो हम दोनों को कंसिडर करते हुए करेंगे, ये आगे भी अभी काम आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर मान लो M प्लस है और M2 प्लस है, M-2 प्लस है, तो इसमें अगर मैं कोई सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स डालता हूँ तो इसमें और इसमें दोनों में से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ पाएंगे या कितने, कौन सा ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा? भाई जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है ना, जो चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आसानी से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपनी तरफ और खींच पाएगा, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अराउंड होंगे उतना ही ज़्यादा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन। जिसका जितना चार्ज आया है, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका हाइड्रोजन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लिख लो, हायर द चार्ज ऑन द आयंस हायर विल बी द हाइड्रोजन एनर्जी, हायर द चार्ज ऑन द आयंस हायर विल बी द हाइड्रोजन एनर्जी। और ये लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पे Z प्लस और Z माइनस होता है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस, अगर तुम इसमें देखोगे तो इसका चार्ज कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसका हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं इसी तरीके से Cl माइनस, S2 माइनस और P3 माइनस की बात करूँ तो इसका इस तरीके से होगा। और लेट्स टॉक अबाउट लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है, इस पे ये चार्ज होगा। तो अगर तुम देखो चार्ज सबसे ज़्यादा इस पे है, ये इस तरीके से आएगा, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ठीक है, ये रहेगा। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन विल बी साइज ऑफ द आयंस, ठीक है, साइज ऑफ द आयंस। गॉट इट? अब साइज़ की बात करो, जिसका जितना बड़ा साइज़ होगा तुमको लगेगा कि भाई उतने ज़्यादा आयंस उसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन क्या है, साइज़ जो है, यूँ समझो जितना छोटा साइज़ होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका पुल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्ज होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका चार्ज उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो इस वजह से पुल ज़्यादा रहेगा। अगर पुल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे जुड़ पाएंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर उससे जुड़ पाए तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? जितना बड़ा होगा उसका चार्ज उतना ही फैला होगा, अगर जितना फैला होगा तो उस वजह से उसकी जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो कम रहेगी, है ना। आर पे भी तो डिपेंड करता है ना, देखो आर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उतने ही अट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी कम रहेगी, और जितनी कम रहेगी उससे उतना क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट गेट हाइड्रेटेड एज मच एंड इट्स हाइड्रोजन एनर्जी विल नॉट बी एज मच, ठीक है। तो उसमें लिखो साइज ऑफ द आयंस लिखा है, उसमें लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन हायर द हाइड्रोजन एनर्जी, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन हायर द हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें याद होगा जो मैंने आर बोला था टोटल, भाई लैटिस एनर्जी में, लैटिस एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, उसमें भी साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, याद होगी तुम्हें। लेकिन वहाँ पे r0 क्या था, r0 Le के केस में r0 वाज इक्वल टू r प्लस r माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये ध्यान रखना, क्लियर है? ठीक है। तो इसमें लिख लो, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इनके ऊपर सबके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो साइज़ किस तरफ बढ़ रहा है, साइज़ इस तरफ बढ़ रहा है ना, साइज़ इंक्रीजेज। अगर साइज़ इधर इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब He इधर इंक्रीज़ करनी चाहिए या इधर डिक्रीज़ करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में He जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये, दिस इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, गॉट इट। अच्छा, इस तरीके से मैं बेरिलियम की बात कर लूँ, बेरिलियम 2+, मतलब तुम्हारे जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये आएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ O2 माइनस और S2 माइनस की, तो इसमें बड़ा ये है, तो ये हाइड्रोजन एनर्जी का वो होगा। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ठीक है। सब में चार्ज सेम है, और तुम्हारा साइज़ क्या है, साइज़ यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो साइज़ इधर बढ़ रहा है तो He इधर बढ़ेगी, सो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर जो मैंने साइज़ की बात करी है, ये जितने भी मैंने साइज़ेस की यहाँ पे बात करी है, ये सारे के सारे साइजेस उन आयंस के हैं जो कि अभी तक हाइड्रेट नहीं हुए हैं या फिर गैशियस स्टेट में, ठीक है। आयंस जो कि गैशियस स्टेट में, जब ये एक्वा स्टेट में होंगे तब इनके साइजेस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखो ऑन हाइड्रेशन
ऑन हाइड्रेशन द साइज, इसी के पार्ट में लिखना ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द आयंस, ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द कटायंस लिखना, ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द कटायंस increases, size of the cations increases. The smaller the size, the higher the hydration and larger the size after hydration. भाई शुरुआत में जितना छोटा साइज होगा उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उसका साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा आफ्टर हाइड्रेशन. ठीक है, समझ में आ गया ना ये? तो ऐसे लिखो स्मॉलर द साइज बिफोर hydration, higher the hydration and larger the size after hydration. ठीक है, ये होता कैसे है? जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का साइज़ मान लो ये है, और मैं बात करूँ Na की, लेट्स से इसका साइज़ थोड़ा डेफिनेटली बड़ा होगा, तो ये Na मान लो Na प्लस है और ये Li प्लस है. ठीक है, अब क्या है कि मैंने इसे दोनों को वाटर में डाल दिया, ऐसे समझो इसको. वाटर में डाला, अभी वाटर में डाला तो इसके, क्योंकि ये छोटा है तो इसके ऊपर कम आयंस आएंगे. शुरुआत में देखोगे तो कम आयंस आएंगे, तो लेट्स से कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अराउंड आएंगे. ठीक है, तो पहली लेयर इसने ऐसी बना ली, तो इस लेयर में 4 ही H2O मॉलिक्यूल, H2O की अगर हम बात करें तो 4 H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे. अब इसके पास चार्ज तो सेम है लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो ये भी खींचेगा, और साइज़ बड़ा है तो इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ H2O या सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे. ठीक है, इस केस में अगर तुम देखो तो ये 6 H2O पार्टिकल्स, तो तुम बोलोगे सर अभी आपने तो उल्टा बोला, यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो रहा है. लेकिन इसमें एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या है कि जब Na प्लस पे ये लेयर आ गई तो इसके बाद और H2O मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं आ पाएंगे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इसका पुल है, द पुल ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी वीक ओवर हियर. क्यों? क्योंकि बहुत दूर हो चुका है ऑलरेडी. अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर चार्ज उतना ही है और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो उसने जितना करना था कर लिया एक लेयर में, लेकिन अब दूसरी लेयर भी बन सकती है इसके ऊपर, क्योंकि ये पुल निकाल सकता है, मतलब पुल दे सकता है इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को. तो इसलिए सेकेंड लेयर भी बनाता है और ये थर्ड लेयर भी बनाता है. दैट मीन्स ये मल्टी लेयर्स बनाता है और ये सिंगल लेयर बनाते हैं. ठीक है, तो सिंगल लेयर होने की वजह से इसका साइज़ उतना नहीं बढ़ता जितना इसका साइज़ बढ़ जाता है. ठीक है, तो लिखो due to the concentration of charge in Li plus ion, due to the concentration of Li plus ion, due to the concentration of positive charge on the Li plus ion, it is able to attract the solvent particles more strongly as compared to Na plus, Na plus. In the first layer Li plus is able to gather only 4 molecules of H2O, while Na plus is able to gather 6 molecules of H2O, while Na plus is able to gather 6 molecules of H2O. But since the charge on Na plus is since the size of Na plus now is big, the attraction of the Na plus ion on the other H2O molecules is no longer strong. ठीक है ना, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बचा, 6 आ चुके हैं, अब साइज इतना आ गया है, साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ गया. अब इसका पुल नहीं बचा उतना. अब क्योंकि पुल नहीं बचा तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू कम. ठीक है, सिंस बिकॉज ऑफ दिस further there is no addition of H2O molecules on Na plus. Na plus, hence the size remains constant. It forms only single layer. ठीक, इसी चीज़ को अगर तुम यहाँ पे देखो तो पहला लेयर बना, छोटा बना, लेकिन फिर भी इसके पास गुंजाइश है, तो इसने 2 लेयर और बना ली. तो देख रहे हो, मतलब वेगली ये थोड़ा सा बड़ा है इससे. गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर पार्ट को तुम लिख लेना. ठीक है, इसमें बस ये लिख लेना कि भाई अगर Li प्लस की बात करें तो Li प्लस जब गैसियस फॉर्म में था तो इसका साइज़ जो था वो छोटा था Na प्लस से, लेकिन जब ये हाइड्रेट हो गया तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया. सॉरी, नॉट दिस, एक्वस. ठीक है जी, तो लिखो स्मॉलर आयन क्रिएट्स मल्टीपल लेयर्स एंड कॉजेज मोर हाइड्रेशन. स्मॉलर आयन क्रिएट्स मल्टीपल लेयर्स एंड कॉजेज मोर हाइड्रेशन, हेंस हायर हाइड्रेशन एनर्जी इज रिलीज. अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे साइज़ की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें
एप्लीकेशंस ऑफ He। ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। देखो ऐसा है कि साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, जो अभी हम बात कर ही रहे थे, इसमें लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन। जो मैंने अभी कराया बेसिकली वही है, बस मैं लिखवा रहा हूँ अभी, कुछ और इसमें और करवाऊंगा नहीं। देखो स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, larger will be the size of, larger will be the size of, yeah, larger will be the hydration, not high size of, larger will be the hydration, hence larger will be the size of the hydrated ion, hence larger will be the size of hydrated ion। ठीक है, तो इसका साइज इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। गुड, नाउ लेट्स टॉक, ये तो फर्स्ट था कौन सा, साइज, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस का जो साइज़ है वो कैसे हम पता करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड इज मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, आयंस कैसे मूव कर पा रहे हैं। भाई देखो करंट जो होता है, करंट तुम्हारा आयंस या चार्जेस के मूवमेंट से होता है। मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स में होता है, और जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें आयंस के मूवमेंट्स होता है। ठीक है जी। अब आयन जितना हल्का होगा या जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना फास्ट मूव कर पाएगा। क्लियर होगी बात। और जितना भारी होगा या जिसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा उतना ही स्लो मूव कर पाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी सामने सामने दिख रही है कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो लिख लो इसमें, मोबिलिटी इज, मोबिलिटी लिखो, मोबिलिटी। अभी तो मोबिलिटी के बारे में लिख लो, अभी तो जो मैंने बताया कंडक्टिविटी के बारे में था। मोबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन, हाइड्रेटेड आयन नॉट आयन। ठीक है, साइज ऑफ दी हाइड्रेटेड आयन, ध्यान रखना, साइज ऑफ दी आयन मत लिखना, हाइड्रेटेड आयन। भाई देखो अगर तुम इसकी बात करोगे तो ये तो कम है, छोटा है इससे, तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अगर जब ये हाइड्रेट हो जाता है तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू Na+। ठीक है, ओके। थर्ड इज लिखो कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो लिखो इसमें कंडक्टिविटी, लिखो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, conductivity is due to the flow of ions। ठीक है, higher the mobility of ions higher the conductivity, higher the mobility of ions higher the conductivity। ठीक है, तो conductivity is directly proportional to mobility। ठीक है, it is inversely proportional to size of the hydrated ions, that means it is directly proportional to, भाई देख हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो जो प्रीवियस साइजेस का ऑपोजिट हो जाता है ना भाई, जो जितना छोटा होगा बिफोर हाइड्रेशन वो उतना ही बड़ा हो जाता है आफ्टर हाइड्रेशन। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनहाइड्रेटेड आयन। ठीक है, अनहाइड्रेटेड आयन। ठीक है जी, तो लिख लो इसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँगा तो Na+ की जो कंडक्टिविटी होगी वो Li+ से ज़्यादा होगी फॉर श्योर। क्लियर होगी बात।